हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन 2 ऑप्शन या फिर 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही रहने वाले हैं। ऐसे हम लोगों ने 8 से 10 मतलब क्वेश्चन निकाले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं कि आप कौन-सा करके आए थे और कौन-कौन से इनमें से सही हो सकते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये सेकंड पेपर के हैं, इसके बाद में अभी जो है आगे के 8 से 7 क्वेश्चन सेकंड पेपर के हैं, उसके बाद में फर्स्ट पेपर के इसमें क्वेश्चन ले लिए हमने 4 से 5। और आपका जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट वाला जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है या फिर नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कई सारे वीडियो बन के यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं पर भी नहीं आया है ऑफिशियल कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। लिखा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या संबंध है। यहाँ पर कई लोगों ने किया है ए वाला, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कई लोगों ने किया है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। बाकी के ये जो 2 ऑप्शन नीचे वाले ये हो नहीं सकते हैं, और ये दोनों ही जो हैं बिल्कुल सही लग रहे हैं और बिल्कुल सही भी हैं। तो हमें देखना है कि अब जो आंसर की आपकी आने वाली है 22-24 में, उसमें कौन सा ऑप्शन ये लोग सही निकाल रहे हैं, जबकि ये दोनों ही हैं। इन पर हम अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जब भी आंसर किया गया। उसके बाद में अगर हमने ए किया है तो ए भी हमें सही नंबर मिलने चाहिए, अगर हमने बी किया है तो बी का भी हमें नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये भी सही है। नीचे वाला जो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। कई लोगों ने ए किया है, कई लोगों ने बी किया था, और इन दोनों के नंबर हमें मिल सकते हैं, चाहे हमने ए किया हो चाहे बी किया हो। अगर कोई एक इसमें लिया जा रहा है तो हम लोग इसके खिलाफ जो है अपना दर्ज कराएंगे आंसर की में, जब हमें मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन करने का। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो आपको बताना था यहाँ पर किस विकास में शामिल होते हैं। कई सारे लोगों ने किया है मनोसामाजिक विकास, और कई लोगों ने किया है भावनात्मक विकास, और यूट्यूब पर भी इन दोनों में से ही बताया जा रहा है। कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है अभी तक, जब तक आंसर की आपकी नहीं आ रही है। यहाँ पर पहला सही या फिर चौथा सही है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है लगातार। तो यहाँ पर आपको नंबर मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपने जहाँ से अपना पेपर मिलान किया उसने ए बता दिया हो और आपने 4 किया हो, या फिर आपने 4 किया हो तो उन्होंने मतलब कि उल्टा बता दिया हो, तो आपने अपना 1 नंबर कम कर दिया हो। अगर आपने पहले और चौथे में से कुछ किया है तो आपको भी नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें। उसके बाद देखिए आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गृह कार्य कह सकते हैं और दोहरा बोझ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला और चौथा 2 यहाँ पर इसके ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि वो घर का कार्य भी कर रही है। देख सकते हैं आप लोग, लता सुबह उठती है, उसके बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद कुएं से पानी लेकर दुकान के लिए सामान लाती है, उसके बाद में दुकान पर भी जाती है। तो ये सब कार्य क्या हैं? दोहरा बोझ भी कह सकते हैं, कि उसके ऊपर घर का और दुकान का दोनों जगह का मतलब दोनों ही जगह का वो वर्क कर रही है। दोहरा बोझ भी सही है और गृह कार्य भी इसमें सही लग रहा है। अब हमें इसका इंतजार है ऑफिशियल आंसर की का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका गृह कार्य किया था और बहुत सारे लोगों ने इसका दोहरा बोझ भी किया है। ये सभी जो क्वेश्चन अभी हैं ये सेकंड पेपर के हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद में करेंगे फर्स्ट पेपर के। थोड़ा सा आप वेट कीजिए 2 से 4 मिनट। आगे देखिए, ये है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा इसका आंसर करने के लिए। इसका एक आंसर बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृतांत। एक जो है आंसर इसमें निकाला जा रहा है कि एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो हैं काफ़ी ज़्यादा सही आंसर लग रहे हैं, और इन दोनों में से जो है टकराव हो जाएगा जब भी आंसर की आएगी। अगर पहला सही है तो दूसरे वाले के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाएगा, दूसरा सही है तो पहले वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि भेदभाव के बारे में। ये देखिए आप लोग, भेदभाव अम्बेडकर जी के साथ भी हुआ था जब वो भारत लौट कर आए थे,
और अगर किसी विज्ञापन में सिर्फ महिला को ही कपड़े धोते हुए दिखाया गया है तो आप लोग जानते हैं इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, लैंगिक भेदभाव। तो इसमें ऑप्शन 2 में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि महिला ही कपड़े धो सकती है, क्या पुरुष नहीं धो सकते हैं? धो सकते हैं, धोते भी जो लोग बाहर रहते हैं अपने घर से, पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, वो भी कपड़े धोते हैं। सिर्फ महिलाओं को ही कपड़े धोने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें पहले और दूसरे ऑप्शन इन दोनों में से अगर आपने किसी को भी किया है तो इसमें हमें इसका नंबर मिलना चाहिए। पहला और दूसरा इसमें दोनों ही सही हैं। अब देखना यह है कि जो आंसर की आपकी आएगी उसमें कौन सा आपको नंबर इसमें दिया जाएगा, पहला का या फिर दूसरे का। इसके ऊपर आप लोग अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें दोनों ही नंबर में भेदभाव दिखाया जा रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे लिखा है आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आपके क्षेत्र में एक भूकंप आ गया मान लीजिए कभी, तो आप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए या फिर जानकारी को इकट्ठा करने के लिए इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? क्या आपकी कोई परियोजना विधि का प्रयोग करेंगे, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर खोजबीन और पूछताछ करेंगे, या फिर सर्वेक्षण विधि का करेंगे? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है 2 वो है आपका। एक तो आप खोजबीन करेंगे, मतलब कि किस व्यक्ति का घर गिर गया है, किसके साथ में कौन सा हादसा हो गया है, तो आपका ये भी सही है। और आपका जो एक है ऑप्शन नंबर 4 सर्वेक्षण, खोजबीन करना, सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है कि आप फील्ड में जाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि किस व्यक्ति के साथ में कौन सा हादसा हुआ है, किसका घर गिर गया है, किसकी छप्पर गिर गई है, किसका क्या गिर गया है। तो ये दोनों ही इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। और कई लोगों ने इन दोनों में से ही सिलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे और कई सारे बच्चों ने इन दोनों में से ही सिलेक्ट किया है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमारा तो ये सही होना चाहिए था और जो हमने आंसर की मिलान की यूट्यूब से उसमें हमारा सही नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप लोगों का हिंदी में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि आंसर जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं, 2-2 आंसर सही आ रहे हैं हिंदी में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो इसके आंसर होते हैं उसमें कन्फ्यूजिंग होती है। ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा है मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। उसके लिखा है नीचे किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हास विलास। उसके नीचे लिखा है हंसता है तो केवल तारा एक। उसके बाद लिखा है गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, लिखा है संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। अब यहाँ पे हमको बताना था, यहाँ पे 2 आ रहे। कई लोगों ने क्या है बादलों से भरे आकाश से, कई लोगों ने क्या है सूर्य लालिमा से भरे आकाश से, क्यों? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101 लिखा है हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे जो शब्द है वो हृदय राज की रानी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या शाम के लिए यानी संध्या के लिए, या फिर मेघ के लिए आकाश के लिए, या फिर तिमिर के लिए? तो आकाश और तिमिर को यहाँ पर बन नहीं रहा रीजन, लेकिन मेघ और संध्या इसमें सेलेक्ट करना बड़ी मुश्किल बात है कि किसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है और हम लोग इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन अपना कर सकते हैं। संध्या सुंदरी का यहाँ पे देखिए संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो यहाँ पे पूरा दिया गया। देखिए मेघमय आसमान से उतर रही वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। आगे देखते हैं, आगे आपके 1-2 संस्कृत से यहाँ पर क्वेश्चन थे, इसमें ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कई लोगों को, तो हो सकता है कि आपने इसमें से कोई अपना किया हो, क्योंकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट है नहीं और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कई जो बच्चे उन लोगों ने इसको अंडरलाइन करके भेजा था, तो हम आपको बता रहे हैं कि इन क्वेश्चनों पर भी आप लोग अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 2-2 सही निकल रहे हैं, एक तो आपका ये 3 वाला और एक आपका 4 वाला, और यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सीटेट आंसर की। कई लोगों ने आपको यूट्यूब पे आपने देखा कई लोग वीडियो डाल देते हैं सीटर की आंसर की आ चुकी है। ये आज देखिए 15 जुलाई 2024 है, ये सुबह 9 बजे का हमने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी पब्लिक नोटिस नहीं आई है। जो लेटेस्ट नोटिस इसकी आई थी वो आई थी 8/4 को। 8/4 का मतलब आप समझ सकते हैं कि अप्रैल को, 8 अप्रैल की ये नोटिस है, उसके बाद में कोई नोटिस नहीं आई है
पब्लिकली सीटेड की। लेकिन रोज़ आपको देखने को मिल रहा हो आंसर की आ गई, ये हो गया तो वो हो गया। आंसर की जब भी आएगी आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं CTET.nic.in पर। जब भी आप इस पे जाएंगे तो आपको सही से ही पता चल जाएगा कि किसी दिन इसकी आंसर की आने वाली है और किस प्रकार की आंसर की आएगी। तो आंसर की आपका 20 के बाद में ही आएगा। नई नोटिफिकेशन है वो अगस्त में या फिर सितंबर में आपको देखने को मिलने वाली है, जिसका एग्ज़ाम आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल सकता है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? रूढ़िवादिता कहलाते हैं, जेंडर भेदभाव कहलाते हैं। बात एक ही है, चाहे जेंडर रूढ़िवादिता कह लो, चाहे जेंडर भेदभाव कह लो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर ज़रूर ऑब्जेक्शन होने वाला है और आपको इसके नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपका तीसरे चौथे में से कोई एक सही था और आपने जहाँ से मिलाया है वहाँ से गलत आ रहा है, तो इसका आपको नंबर 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन ये आया था हाथियों के बारे में, तो इसका भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग था कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत था। और एक क्या गलत था कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, जबकि हथनियाँ झुंड में रहती हैं। तो 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी के नर बच्चे ही सिर्फ झुंड छोड़ते हैं। आपको यहाँ पर नर यहाँ पे जो है छोड़ दिया इसने है, हमें चुनना था सही नहीं है जो ऑप्शन वो चुनना था। तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सही नहीं है और अब पता नहीं इसमें कौन सा सही माना जाएगा, तो इसका भी आपको नंबर मिल सकता है अगर इस पे ऑब्जेक्शन किया जाएगा। और जो दूसरी बात है वो यहाँ पर 15 साल दी गई है, लेकिन यहाँ पे होता है 14, लेकिन 1 साल का अंतर मान सकते हैं कि 15 वर्ष या फिर 14 वर्ष की आयु के बच्चे। लेकिन जो झुंड है वो सिर्फ नर हाथी ही छोड़ते हैं, मादा हथनियाँ अपने झुंड में ही रहती हैं, जो बच्चे होते हैं मतलब कि। तो ये भी यहाँ पर छोड़ा गया है। अगर हम लोग ये गलती करते हैं तो हमारा नंबर काटा जाएगा, लेकिन जो ये लोग करते हैं, एग्जामिनर करते हैं, उनका कोई भी उनकी गलती नहीं मानते हैं वो लोग और सफाई दे देते हैं लास्ट में कि नहीं ये चीज़ सही है। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आपको नंबर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके 4 से 5 या फिर ज़्यादा भी नंबर बढ़ जाएँ, अगर बिल्कुल सही यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। कई सारे लोग करते भी हैं अपने 1000 रुपये लगा कर के, कई लोग नहीं करते, अपने रुपये देखते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आपको करना ही चाहिए। अगर आपको लगे तो आपको करना है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। आप इस प्रकार से ही रोज़ नए-नए यूट्यूब पर वीडियो देखते रहेंगे और ऐसे अपने आप नंबर नहीं बढ़ेंगे जब तक ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। पहले आंसर की आने दीजिए, उसके बाद में आपको देखना है कि कौन-सा उन लोगों ने आंसर माना है। और उसके अलावा मिलेंगे अगली क्लास में इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन लेकर के जिनसे आपका कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आप फेल हो रहे हैं 2-4 नंबर से तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएँ और आप पास हो जाएँ। धन्यवाद। बाय बाय।